तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसका नाम फैंग होता है। फैंग बोलता है मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और ये किताबें पढ़कर मेरा सिर घूम रहा है। और तभी उसके पास उसकी मॉम आ जाती है। वो फैंग से बोलती है तुमने 5 मिनट तो पढ़ाई की और अभी से तुम आलसी हो रहे हो, आखिर तुम मेरी लाइफ को कब आसान बनाओगे। हमारे पड़ोस की लड़की को देख लो, वो तुमसे ज्यादा 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है और वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये पौधों वाली टोकरियों को लटकाने में मेरी हेल्प कर दो और इनको अच्छे से लटकाना, वरना तेज हवा चलने के कारण ये नीचे गिर सकती हैं। इसके बाद फैंग उन पौधों की टोकरियों को लटकाने में अपनी मॉम की हेल्प करने लग जाता है। फैंग बोलते हैं इन पौधों की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान है, इनको बस पानी और थोड़ी सी हवा चाहिए, ये अपने आप ग्रो कर सकती है। काश मैं भी एक पौधा होता, सारा दिन धूप सेकना और पानी पीना और आराम से बढ़ते रहना, ये कितनी ज्यादा आरामदायक जिंदगी है। तो फैंग यहाँ पर भी अपना काम ठीक से नहीं करता है, वो उस टोकरी को ठीक से नहीं लटकाता है। तो उसकी मॉम उसको चिल्ला के बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना इसे इस तरह से नहीं लटकाना है, तुम जल्दी से नीचे आओ, मैं इसे खुद ही कर देती हूँ। उसके बाद फैंग की मॉम खुद उस काम को कर देती है। उस काम को करने के बाद फैंग की मॉम फैंग को बहुत ज्यादा डांटती है और उससे बोलती है मुझे लगता है कि अगर तुम एक पौधे भी होते उसके बावजूद भी तुम बेटर नहीं होते, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला था। इसके बाद सीन चेंज होता है, फैंग रास्ते में जा रहा होता है। फैंग बोलता है सब कुछ सही जा रहा था लेकिन मॉम ने फिर से मुझे डांटा, इससे मेरा सिर दर्द हो रहा है। पता नहीं मॉम के पास इतनी सारी बातें आती कहाँ है, वो बिल्कुल मशीन गन की तरह, अगर बार उन्होंने एक बार डांटना स्टार्ट कर दिया तो वो मशीन गन की तरह बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लेकिन तभी वहां पर तेज हवा चलती है और वहां पर ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा होता है, वो सीधा नीचे गिर जाता है और फैंग के सिर से जाकर टकराता है और फैंग वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके सिर से काफी सारा ब्लड निकलने लग जाता है और फैंग का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इसके बाद फैंग को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लग जाती है कि वो किस तरह से खाता था और अपनी फैमिली के साथ में रहता था। और फिर फैंग की आंखें एक अंधेरी सी जगह पर खुल जाती हैं। फैंग बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे हाथ पैर बंधे हुए, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। फैंग जैसे अपने ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर लाइट होती है। फैंग बोलता है वहाँ पर तो लाइट है, मैं ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ। ये बोलकर फैंग जैसे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वो फाइनली जमीन से बाहर आ जाता है। लेकिन फैंग एक छोटा सा फूल होता है क्योंकि मरने के बाद वो एक छोटे से फूल के अंदर रिबॉर्न हो जाता है। फैंग फाइनली एक राहत की सांस लेता है और वो जैसे अपने हाथ को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद फैंग अपने आसपास की जगह देखता है तो उसके आसपास काफी सारी ग्रास होती है। फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग घबराहट में बोलता है आखिर मैं घास के छोटे से तिनके में कैसे बदल सकता हूँ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फैंग बोलते हैं मुझे याद है कि मैं दोपहर का खाना खाने के बाद स्कूल जा रहा था लेकिन तभी मेरे सिर के ऊपर एक फ्लावर बोट आकर गिरा था। आखिर कौन बहन का घोड़ा है जो फ्लावर बोट लटकाने में इतना ज्यादा कमजोर है, यहाँ तक कि मेरे से भी ज्यादा कमजोर है। और तभी फैंग को कुछ रियलाइज होता है। फैंग बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है उस फ्लावर बोट के मेरे सिर से टकराने के कारण मैं वहाँ पर मर गया हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटे से फूल के अंदर रिबॉर्न हो गया हूँ। फैंग याद करता है कि फैंग ने कहा था कि वो भी एक पौधे की लाइफ को जीना चाहता है क्योंकि पौधों को कुछ भी नहीं करना होता, बस पानी पीना होता है और सारा दिन धूप सेक कर अपनी लाइफ को ग्रो करना होता है। फैंग हैरानी से बोलते हैं कहीं इसी कारण से मैं एक फ्लावर के अंदर रिबॉर्न तो नहीं हो गया हूँ। फैंग वहीं पर जोर जोर से रोने लग जाता है। फैंग बोलते हैं भगवान मैंने तो वो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, लगता है तुमने उसे ज्यादा ही सीरियस में ले लिया है, प्लीज भगवान मुझे इंसान में वापस बदल दो। लेकिन तभी फैंग को कुछ याद आता है। फैंग बोलते हैं मैंने नोवेल के अंदर पढ़ा हुआ है जो भी मेन कैरेक्टर रिबॉर्न होता है उसके पास एक सिस्टम आ जाता है और उस सिस्टम की पावर से वो कल्टीवेट करके गॉड लेवल तक भी जा सकते हैं। आखिर मेरा सिस्टम कहाँ पर है, मुझे सिस्टम का कोई भी मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। फैंग वहाँ पर जोर से चिल्ला के बोलता है सिस्टम आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम्हें सोना नहीं है, जल्दी से जाग जाओ। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग के दिमाग का दही हो रहा होता है। फैंग बोलता है मुझे 1 वीक हो चुका है, मैं सिस्टम को लगातार बुला रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस एक नॉर्मल सा पौधा हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि मैं कोई भी घास का टुकड़ा नहीं हूँ। लेकिन बुरी खबर ये है कि मैं एक हट्टा कट्टा लड़का था, मैं एक फ्लावर के अंदर रिबॉर्न हुआ हूँ लेकिन मैंने काली मिट्टी के एक अच्छा टुकड़ा चुना है जहाँ पर पोषक तत्व बहुत ज्यादा है। मुझे फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। और साथ ही फैंग अपने आसपास देखता है तो फैंग के आसपास बहुत सारे फ्लावर और ग्रास होती है। फैंग बोलता है लेकिन ये जगह कुछ ज्यादा ही भीड़ वाली जगह है, यहाँ पर हर कोई ग्रो करके हमसे आगे निकलना चाहता है। लेकिन तभी फैंग के ऊपर छाया आ जाती है। फैंग जैसे अपने ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी बाकी के फूल होते हैं वो अपने फूलों को खोल लेती है। फैंग बाकी के फूलों से बोलता है यार हम सभी यहाँ पर पौधे तो हम सभी को साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए, आखिर तुम लोग अपने फूलों को इस तरह से ऊपर की तरफ क्यों कर रहे हो। फैंग बोलते हैं मुझे ये सीन कुछ जाना पहचाना सा क्यों लगता है और फैंग याद करता है कि किस तरह से उसके साथ में क्लास में ही ऐसा ही होता था। इसके बाद फैंग बाकी के फूलों के साथ में धक्का मुक्की करके फाइनली वो भी ऊपर आ जाता है। फैंग बोलते हैं फाइनली मैं भी अब धूप को एब्जॉर्ब कर सकता
जाता हूँ, लेकिन तभी उसे अपने सामने की तरफ कुछ दिखता है। फैंग बोलता आखिर वो क्या है, तो वहाँ पर एक जंगली घोड़ा आ जाता है। फैंग बोलता है मेरी पिछली लाइफ में मेरे मॉम डैड बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए मैं कभी भी चिड़ियाघर नहीं गया, लेकिन मैं इस वाली लाइफ में इन सभी चीजों को देख सकता हूँ। ये कितना ज्यादा प्यार है। लेकिन एक मिनट, मुझे याद आया कि ये सब घास खाते हैं, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। और उसी टाइम वो जंगली घोड़ा या फिर बेट जो भी है वो अपने बड़े से मुंह को ओपन करती है और वो फैंग को खाने लग जाती है। फैंग जल्दी से नीचे की तरफ झुक जाता है। फैंग बोलता है प्लीज भगवान मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहता। वो जंगली घोड़ा अपनी जीभ से फैंग के ऊपर जितनी भी घास होती है उन सभी को अपनी जीभ में लपेट कर अपने मुंह में डालकर उन सभी को खा जाती है और पीछे की तरफ घूम जाती है। फैंग एक राहत की सांस लेते हुए बोलता है शुक्र कि उसने सिर्फ एक ही टुकड़ा खाया, लगता है कि उसे फूलों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो जंगली घोड़ा वहाँ से जाने से पहले अपनी पोटी करके जाता है और वो पोटी बिल्कुल वैसी होती है जहाँ पर हमारा हीरो उगा होता है। उसे देखकर फैंग भी समझ जाता है कि वो भी किसी और की पोटी में ग्रो कर रहा है। ये देखकर फैंग वहाँ पर उल्टी करने लग जाता है और फैंग बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर ग्रो कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी फूल खिल जाते हैं और हमारा हीरो फैंग भी खिल जाता है, लेकिन हमारे हीरो फैंग के फूल में काफी सारे दांत होते हैं। फैंग बोलता है ये मेरे फूल में ये काफी सारे दांत क्यों हैं, बाकी के फूल में ये सब क्यों नहीं है। फैंग काफी ज्यादा घबरा के बोलते हैं क्या मैं ऐसा ही दिखूंगा, मैं एक बड़े मुंह वाला फ्लावर हूँ। और फिर फैंग याद करता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में जब अपने दोस्त के साथ में गेम खेला करता था वो एक बड़े मुंह वाले फ्लावर से ही मरा करता था। फैंग बोलता है इसलिए यहाँ पर जितने भी फ्लावर है वो सभी मुझे एक अलग तरीके से देखती है। लेकिन तभी फैंग हैरानी से बोलता है लेकिन एक मिनट, मेरे सामने अचानक से ये आईना कैसे आ सकता है। और तभी फैंग के सामने से वो आईना गायब हो जाता है, जिसे देखकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और फैंग के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है। सिस्टम फैंग से बोलते हैं हमें पता चला है कि होस्ट खिल चुका है और आप किशोरावस्था में एंटर कर चुकी है, इसलिए फ्लावर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलते हैं फाइनली मेरे पास भी एक सिस्टम है। सिस्टम फैंग से बोलते हैं हेलो डियर यूजर, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ। ये बोलकर सिस्टम फैंग को उसका स्टेटस दिखाता है जहाँ पर उसकी पावर कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, वो सब कुछ लिखा होता है। फैंग उसे पढ़ते हुए बोलता है एक बड़े मुंह वाला फूल जिसे अल्फा गोबर में लगाया गया, आखिर ये क्या बकचोद दिया है। मेरे पास कोई भी स्किल नहीं और मैं बस एक नॉर्मल सा पौधा हूँ, कहीं मैंने सिस्टम को कुछ गलत तरीके से एक्टिवेट तो नहीं कर दिया है। लेकिन तभी सिस्टम फैंग को बताता है कि तुमने 1 मिनट तक धूप को एब्जॉर्ब किया, इसलिए तुम्हें 1.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। उसके पास ऐसा ही एक और बार मैसेज आता है। फैंग के पास एक और मैसेज आता है कि तुमने मिट्टी की नमी को एब्जॉर्ब किया, इसलिए तुम्हें एक और एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और तुमने मिट्टी के अंदर से एक पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया, इसलिए तुम्हें एक और एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। इसे देखकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलता है लगता है कि मैंने एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके मैं खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। और साथ ही फैंग को अभी भी एवोल्यूशन पॉइंट मिले जा रहे होते हैं। फैंग बोलते हैं मुझे तो बहुत जल्दी एवोल्यूशन पॉइंट मिल रही है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। फैंग को 100 से भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट हासिल हो जाती है। फैंग जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं मैंने तो 100 से भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को हासिल कर लिया है। ये छोटे मोटे फ्लावर मुझे धूप को सोखने से रोक रहे थे ना, देखना 1 मिनट के बाद मैं उन सभी को कैसे मार दूंगा। और तभी फैंग के पास सिस्टम आ जाता है। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर अब आपको समझ में आया कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मास्टर आपके पास 100 से भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट है, क्या आप खुद को अपग्रेड करना चाहती है? आपके पास जो 6 कोर है आप उन 6 कोर में से एक कोर को अपग्रेड कर सकती है। ये सुनकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलता है मैंने बिल्कुल सही आइडिया लगाया था, मैं एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके मैं खुद का लेवल अप कर सकता हूँ। फैंग सिस्टम से बोलता है मैं अपने एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके मैं अपने तने को बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं और भी लंबा हो जाऊँ और ज्यादा से ज्यादा धूप को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। तो सिस्टम फैंग के 100 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके उसके तने की ऊंचाई 0.003 मीटर तक बढ़ा देता है। फैंग को लगता है कि इससे वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके साइज में घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फैंग चिल्ला के सिस्टम से बोलता बे साले तूने 100 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके 0.003 मीटर ही मुझे लंबा किया है, ये कितना ज्यादा घटिया सिस्टम है। आगे से सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कम है तो आप और भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को इकट्ठा करके आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकती है। फैंग चिल्ला के बोलता बे साले बहन के घोड़े अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे साथ वाले जो फ्लावर है मैं इनसे बड़ा कब होऊंगा। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। फैंग के पास एक मधुमक्खी आ जाती है। फैंग उस मधुमक्खी से बोलते हैं मधुमक्खी मुझे डंक मत मारना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मधुमक्खी फैंग के चारों तरफ घूमती रहती है। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग उस मधुमक्खी को वहाँ से भगाते हुए बोलता आखिर तुम मेरे चारों तरफ क्यों घूम रही हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लेकिन जैसे ही फैंग अपने मुंह को ओपन करता है तो वो मधुमक्खी फैंग के मुंह के अंदर चली
जाती है और फैंग उसे निगल जाता है। फैंग बोलता है माँ की आंख, मैंने अभी अभी ये क्या किया, मैंने एक जिंदा मधुमक्खी को निगल लिया। और फैंग जल्दी से उस मधुमक्खी को अपने पेट से बाहर निकालने लग जाता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। फैंग बोलता है लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि इसका टेस्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, इसका टेस्ट काफी अच्छा था। और तभी सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक ब्लाइंग बॉक्स ट्रेजर चेस्ट हासिल हुआ है। इसे खोलने के लिए 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। उस ब्लाइंग बॉक्स को देखकर फैंग बोलता है क्या ब्लाइंग बॉक्स में जिंदा क्रिएचर को खाकर इसे हासिल कर सकता हूँ? लेकिन सिस्टम ये क्या बकचोदी है, मुझे इस ब्लाइंग बॉक्स को ओपन करने के लिए 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। सिस्टम क्या तू चूतिया बूतिया क्या? और फिर फैंग बोलता है मुझे अभी अभी फील हो रहा है, पहले मुझे जो इतनी जल्दी जल्दी एवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे थे वो मुझे अभी बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं। इसके बाद हम 5 दिनों के बाद का सीन देखते हैं। फैंग बोलते हैं फाइनली 5 दिनों के बाद, इतनी ज्यादा धूप सेकने के बाद और जमीन में से पोषक तत्व लेने के बाद फाइनली मैंने 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट को हासिल कर लिया है। फैंग जल्दी से सिस्टम से बोलते हैं सिस्टम मैं उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहता हूँ। तो सिस्टम जल्दी से फैंग के 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट को खर्च करके उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है। तो उसके अंदर से एक बी रैंक की वाइन जो कि एक लकड़ी या फिर जड़ी बूटी वाला पौधा है जो कि जमीन के अंदर से जड़ें निकालता है। सिस्टम फैंग से बोलते हैं आपको एक बी रैंक का वाइन जीन मिले, क्या आप इसे अपने तने के साथ में फ्यूज करना चाहती हैं? उस बी रैंक के वाइन जीन को देखकर फैंग बोलते हैं क्या वाइन जीन, अगर मैं इसे अपने तने के साथ में फ्यूज करता हूँ मैं तो एक लेजेंडरी टेंटिकल वाला मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फैंग अपने सभी 6 कोरों को देखते हुए बोलता हाँ मैं इस वाइन को अपने तने के साथ में फ्यूज करना चाहता हूँ। फैंग जैसे ये बोलता है तो उस वाइन में से काफी सारी एनर्जी निकलती है और वो फैंग के तने के साथ में फ्यूज हो जाती है। और उसी टाइम सिस्टम फैंग से बोलते हैं होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, वो वाइन तुम्हारे तने के साथ में फ्यूज हो चुकी है। तुम अपने वाइन जीन को बड़ी बड़ी बेलों के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इससे तुम अपने अपोनेंट को पकड़ सकते हो और उनके ऊपर अटैक कर सकते हो। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग अपनी वाइन से एक एनिमल और एक दिल का शेप बनाता है। फैंग बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मेरी जो वाइन है ये मेरी उंगलियों की तरह फ्लेक्सिबल है, फ्यूचर में मैं अपनी वाइन का यूज करके जमीन के अंदर बिल भी बना सकता हूँ। अब साला अब की बार उस मधुमक्खी को आने दो, मैं उसे अपनी वाइन से लपेट कर बिल में जाकर उसके साथ में गपागप करूंगा। और उसी टाइम फैंग अपने ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक और मधुमक्खी आ जाती है। उसे देखकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग बोलता है मैं अपने पहले मूव की प्रैक्टिस तुम ही पर करूंगा, मैंने अपने मूव का नाम लाइटनिंग चाबुक रखा है। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन से उस मधुमक्खी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फैंग की वाइन छोटी होती है, वो उस मधुमक्खी तक नहीं पहुंच पाती है। फैंग बोलता है मेरी वाइन तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, साला ये सिस्टम सच में बहुत बड़ा चूतिया है। फिलहाल के लिए तो मैं इस मधुमक्खी से अभी नहीं निपट सकता, मुझे इस मधुमक्खी का अपने पास आने तक का वेट करना पड़ेगा। और बाय द वे क्या मैं फ्यूचर में अपने एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके अपनी वाइन को बड़ा या फिर इससे मोटा कर सकता हूँ? वो मधुमक्खी फैंग को देखकर हंस रही होती है और वो फैंग का मजाक उड़ा रही होती है। फैंग मन में सोच रहा होता है थोड़ा सा और पास आ जा, थोड़ा सा और पास आ जा, फिर देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। और फिर कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो मधुमक्खी फैंग के पास आती है तो फैंग उस मधुमक्खी को पकड़ने के लिए अपनी वाइन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फैंग बोलता है इस बार मैं नहीं चूकूंगा, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन फैंग उस मधुमक्खी को पकड़ पाता है इससे पहले एक जीभ आती है और उस मधुमक्खी को पकड़ लेती है। ये देखकर फैंग हैरानी से बोलता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ पर एक चिपकली आ जाती है और वो उस मधुमक्खी को खा जाती है। ये सब कुछ देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग बोलते हैं तुम्हारी बहन का कुत्ता काटूं, साले तुमने मेरे खाने को चुराया कैसे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर फैंग अपने वाइन का यूज करते उस चिपकली की पूंछ को पकड़ लेता है और वो चिपकली वहाँ से भागने का ट्राई करने लग जाती है। फैंग उस चिपकली को अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है तुम मेरी वाइन के अंदर फंस चुकी हो और तुम यहाँ से अभी भी भागना चाहती हो। लेकिन तभी उस चिपकली की पूंछ टूट जाती है और फैंग की वाइन वापिस से बाउंस होकर उसी से जाकर टकराती है और फैंग के मुंह से खून निकल जाता है। और अब ये मत पूछना कि फ्लावर के मुंह से खून कैसे निकल रहा है, भाई राइटर है, राइटर कुछ भी कभी भी निकाल देता है। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। उस चिपकली की पूंछ टूटने के बाद वो चिपकली वहाँ से भाग जाती है। फैंग रोते हुए बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, चिपकली अपनी पूंछ को अलग कर सकती है, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ बाहर में जाओ, चलो उसकी पूंछ को खाकर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये बोलकर फैंग उस पूंछ को खा जाता है। उस पूंछ को खाने के बाद काफी टाइम बीत जाता है लेकिन सिस्टम फैंग को घंटा भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। फैंग बोलता है उस चिपकली की पूंछ खाए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है लेकिन सिस्टम ने मुझे घंटा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लगता है कि जब मैं जिंदा क्रिएचर को खाऊंगा तभी मुझे वो ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा। फैंग अपने चारों तरफ देखकर बोलता है यहाँ पर इतने कम कीड़े क्यों हैं, यहाँ पर तो वो मधुमक्खी भी नहीं है, यहाँ पर तो बस गोबर के ढेर लगे हैं। इसके बाद हम एक हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग अपनी वाइन का यूज करके एक कीड़े को पकड़कर उसे वहीं पर खा जाता है जिससे कि फैंग को वो ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड में मिल जाती
जाती है। सिस्टम फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने उस बीटल को खाया इसलिए आपको ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड में मिल गई है। इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। फैंग जैसे ही सिस्टम पर यह सुनता है कि उसने एक गोबर वाले बीटल को खाया तो वो एक अजीब सा रिएक्शन देता है। फैंग बोलता है, मैंने उस बीटल को इसलिए खाया था क्योंकि मुझे लगा था वो बस एक नॉर्मल सा बीटल है, लेकिन अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि मैं गोबर के अंदर तो खड़ा हूँ। ये बोलकर फैंग सिस्टम से बोलता है, सिस्टम उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर दो। तो सिस्टम फैंग के 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन कर देता है। उस ट्रेजर चेस्ट में से फैंग को 20,000 एवोल्यूशन पॉइंट मिलती है। फैंग गुस्से से बोलता है, मैंने एक हफ्ते से जितनी भी ट्रेजर चेस्ट को ओपन किया उन सभी में मुझे एवोल्यूशन पॉइंट ही मिली है। अच्छी बात तो ये कि मुझे हर बार 20,000 एवोल्यूशन पॉइंट मिलती है, वरना मैं मुसीबत में पड़ सकता था। अगर मुझे इन ट्रेजर चेस्ट में से पौधों के जीन मिलते हैं तो मैं उनको अपने साथ में कंबाइन कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर चाहे वो मधुमक्खी हो या फिर वो चिपकली, मैं उन सभी को खा जाऊंगा। सिस्टम फैंग से बोलता है, मैं एक फ्लावर सिस्टम हूँ, मैं कोई एरा गेरा खाने वाला सिस्टम नहीं हूँ जो तुम कुछ भी एरा गेरा खाओगे और तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। और उसी टाइम वहाँ पर ग्रास हिलने लग जाती है और उस ग्रास में से वो चिपकली वहाँ पर वापिस आ जाती है। उसे देखकर फैंग बोलता है, तुमने मेरे खाने को चुराया, इसके बाद भी तुम यहाँ पर वापिस आने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन से उस छिपकली के ऊपर अटैक कर देता है और उसी टाइम उस छिपकली के पीछे एक और जीभ आती है ताकि वो उस छिपकली को पकड़ सके, लेकिन वो छिपकली जंप करके उन दोनों के अटैक से बच जाती है। और फिर हम उस जीभ वाले बीस्ट को देखते हैं जो कि एक मेंढक होता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फैंग को देख रहा होता है। और उसी टाइम वो मेंढक जंप करके सीधा फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग बोलता है, ये मेंढक तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये मेंढक कुछ टाइम पहले उस छिपकली का पीछा कर रहा था, ये अचानक से उसे छोड़कर मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है। फैंग जल्दी से अपने वाइन का यूज करते हुए अपनी लाइटनिंग चाबुक स्किल का यूज करते हुए उस मेंढक के ऊपर एक जोरदार हिट करता है, जिससे कि वो मेंढक पीछे की तरफ गिर जाता है। वो मेंढक जल्दी से फिर से खड़ा हो जाता है और उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग एक बार फिर से अपनी वाइन से उस मेंढक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार वो मेंढक अपनी बॉडी को स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फैंग के अटैक का उस मेंढक पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो मेंढक अपने पैर से फैंग की वाइन को नीचे जमीन पर दबा लेता है। फैंग हैरानी से बोलता, आखिर ये मेंढक कहाँ से आए, ये अपनी बॉडी को स्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसे ये भी पता है कि मेरी वाइन को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या ये मेंढक इतना ज्यादा जीनियस है। और उसी टाइम वो मेंढक अपनी जीभ को बाहर की तरफ निकाल कर अपनी जीभ में फैंग को लपेट लेता है। इसे देखकर फैंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग बोलता, आखिर ये मेंढक क्या करना चाहता है। वो मेंढक फैंग को अपनी जीभ में लपेटने के बाद उसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, यानी कि वो फैंग को जमीन से उखाड़ना चाहता है। फैंग जोर से चिल्ला के बोलता है, क्या ये मेंढक भी रिबॉर्न हुआ है, ये मुझे जमीन से उखाड़ कर मारना चाहता है। वो मेंढक जैसे ही फैंग को अपनी तरफ खींचता है तो फैंग की जड़ें थोड़ी बहुत जमीन से बाहर आ जाती हैं। फैंग जोर से चिल्ला के बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रही है, आखिर मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, क्या फूलों को भी दर्द होता है। फैंग बोलता है, मेरी पिछली लाइफ में जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो मैं गुस्सा उतारने के लिए खेत में आकर जंगली फूलों को उखाड़ देता था, उस टाइम उन फूलों को कितना दर्द होता होगा, लगता है कि भगवान मुझे ये सब कुछ सजा दे रहा है। फैंग की जड़ें जमीन से काफी ज्यादा बाहर आ जाती है। फैंग अपनी जड़ों की तरफ देखते हुए बोलता है, जैसे ही मेरी जड़ें जमीन से बाहर आएंगी कुछ टाइम के बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे दोबारा से इतनी जल्दी नहीं मरना है। लेकिन तभी फैंग अपने सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस मेंढक के पीछे वो छिपकली दोबारा से आ जाती है। फैंग बोलता, आखिर ये छिपकली यहाँ पर दोबारा से क्यों आई, आखिर ये क्या करना चाहती है। वो छिपकली फैंग की तरफ देखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। उसे देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग बोलता है, ये छिपकली तो मुझे चुप रहने का इशारा कर रही है, आखिर ये कौन सी दुनिया है, यहाँ पर एनिमल इतने ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है। वो छिपकली वहाँ से जंप करके सीधा उस मेंढक के सिर के ऊपर आ जाती है और वो अपने बड़े से मुंह को खोलकर सीधा उस मेंढक की आंख के ऊपर अटैक कर देती है और उस मेंढक की एक आंख को फोड़ देती है, जिससे कि उस मेंढक को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो फैंग को छोड़ देता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उस मेंढक की जीभ से आजाद होकर फाइनली फैंग भी एक राहत की सांस लेता है और फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जल्दी से अपनी वाइन को मूव करते उस मेंढक को अपनी वाइन में लपेट लेता है और उसे बहुत ही स्पीड से उठाते हुए दूसरी साइड पटक देता है और फिर फैंग ऐसे ही उस मेंढक को काफी बार इधर उधर पटकता है, जिससे कि वो मेंढक काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहां से भागने लग जाता है। फैंग उस मेंढक को पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन उसकी वाइन छोटी होती है, इसलिए वो मेंढक वहां से भाग जाता है। फैंग गुस्से से बोलता है, ये कमीना तो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, चलो देखते हैं ये अगली बार फिर से आता है या फिर नहीं। और साथ ही फैंग उदास हो जाता है। फैंग बोलता है, फूल होना कितना ज्यादा नाजुक है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरा है, मैं लगभग सिर्फ एक मेंढक से
मरने वाला था, क्या मैं कभी अपनी इंसानी फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा। और फिर कुछ टाइम के बाद वो छिपकली फैंग के पास आ जाती है। फैंग उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो, लेकिन ये सब कुछ पहले तुमने स्टार्ट किया था। वो छिपकली आगे की तरफ बढ़कर फैंग की जड़ों को वापस से जमीन में लगा देती है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग बोलता है तुम छोटे बदमाश, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम्हें ये भी पता है। चलो फिर ठीक है, तुमने उस मेंढक से मेरा छुटकारा पाने में हेल्प की और साथ ही तुमने मुझे जमीन में वापस से लगाया है, तो अब से हम लोग दोस्त हैं, हम लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे। फैंग बोलते हैं मुझे लगता है कि ये मेरी बातों को समझ रहा है, इसे पता है कि इस एनवायरनमेंट में किस तरह से सरवाइव करना है, और लगता है कि मैं इसके साथ में बात करने के लिए इंसानों की भाषा का यूज कर रहा हूँ या फिर एनिमल की या फिर फूलों की भाषा। मुझे नहीं पता मैं कौन सी भाषा का यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी बात समझ में आ रही है। और फिर वो छिपकली वहाँ से जाने के लिए पीछे की तरफ घूम जाती है। उसे देखकर फैंग बोलते हैं क्या तुम बस यहाँ से ऐसे ही जा रही हो, तुमने तो मुझे गुड बाय भी नहीं बोला है। मुझे तो लगा था मुझे एक बात करने वाला एक अच्छा दोस्त मिल गया है। वो छिपकली चलते हुए पीछे पौधों के पास जाती है और वहाँ से वो अपनी जीभ से कीड़े को पकड़ लेती है और वो भागते हुए वापस से फैंग के पास आ जाती है और वो अपनी जीभ फैंग के मुंह पर मारती है। फैंग बोलते हैं तुमने तो मेरे पूरे मुंह को गंदा कर दिया है, तुमने अपनी लार मेरे मुंह पर लगा दी है। वो छिपकली फैंग के लिए कीड़े को पकड़ कर लेकर आई होती है। वो छिपकली उस कीड़े की तरफ इशारा करके फैंग के मुंह की तरफ इशारा करती है, यानी कि वो छिपकली उस कीड़े को फैंग को खाने के लिए देना चाहती है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग उस छिपकली से बोलता मुझसे ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारे मुंह में जो बीटल है मैं उसे खाऊंगा। फैंग अपने मन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटी सी छिपकली इस बीटल को मुझे खिलाने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर फैंग उस छिपकली से बोलता है ठीक है, तुम इस बीटल को यहाँ पर नीचे रख दो, मैं इसे खुद खा लूंगा। लेकिन वो छिपकली फैंग की बात नहीं सुनती, वो अपनी जीभ को फैंग के पास कर देती है। फैंग अपनी वाइन का यूज करते उस बीटल को उठाकर अपने मुंह में डालकर उसे खा जाता है। फैंग बोलता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी लार से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे जल्दी से जल्दी इवॉल्व होना है। फैंग जैसे उस बीटल को खाता है तो सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इस बीटल को खाया इसलिए आपको ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड में मिला है, इसे खोलने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। फैंग उस छिपकली से बोलता है ये गिफ्ट तुमने मुझे दिए तो क्या मुझे इसे ओपन करना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन आगे से वो छिपकली कुछ भी नहीं बोलती है। फैंग अपने मन में सोचता है लगता है कि मैंने छिपकली के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। ये सोचकर फैंग उस छिपकली से बोलता है मुझसे बस ये बोलो कि मुझे इस बॉक्स को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं, तो वो छिपकली बोलती है ओपन। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम क्या तुमने सुना नहीं, जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर दो। तो सिस्टम उस बॉक्स को ओपन कर देता है तो उस ट्रेजर चेस्ट में से फैंग को एक और बी रैंक का वाइन जीन मिल जाता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक और बी रैंक का वाइन जीन मिला है, आप इसे अपने तने के साथ फ्यूज कर सकते हैं, क्या आप इसे अपने साथ फ्यूज करना चाहती है। लेकिन तभी सिस्टम पर एक और मैसेज आता है। सिस्टम फैंग से बोलता है सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट पहले से एक वाइन जीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बार आपके पास में चॉइस है, आपके पास जो पहले से वाइन जीन है आप उसको अपग्रेड कर सकती हैं या फिर आप एक और वाइन जीन को अपने साथ फ्यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके पास में 2 वाइन जीन हो जाएगी। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है फाइनली इस बार मुझे एवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिले, इस बार मुझे वाइन जीन मिला है। ये बोलकर फैंग उस छिपकली के सिर को सहलाते हुए बोलता है तुम्हारा लक इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। फैंग अपने मन में सोचता है मुझे एक ही वाइन जीन मिला है जिससे कि मैं पहले वाले वाइन जीन को अपग्रेड कर सकता हूँ या फिर मैं एक और न्यू वाइन जीन को ऐड कर सकता हूँ। पिछली बार जब उस मेंढक ने मुझे अपनी जीभ में लपेट कर अपनी तरफ खींचा तो मैं ऑलमोस्ट जमीन से उखड़ गया था क्योंकि जमीन में मेरी ज्यादातर वाइन नहीं थी जिससे कि मेरी जमीन के साथ में सपोर्ट बनी रहे, इसलिए मैं दूसरे ऑप्शन को चूज करता हूँ, मैं एक और न्यू वाइन को ऐड करना चाहता हूँ। तो सिस्टम जल्दी से उस दूसरे बी रैंक के वाइन जीन को फैंग के साथ में फ्यूज कर देता है जिससे कि फैंग के पास 2 वाइन आ जाती है, लेकिन वो दूसरी वाली वाइन भी काफी ज्यादा छोटी होती है। फैंग सिस्टम से बोलता है साले सिस्टम तेरी माँ की आंख, क्या तू मुझे बड़ी वाइन नहीं दे सकता है, ये वाइन तो मेरे नूनू से भी ज्यादा छोटी है। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते, आपने बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट को हासिल कर लिया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम क्या कभी तू सीरियस नहीं हो सकता, तो सिस्टम बोलता है मास्टर मैं हमेशा सीरियस ही रहता हूँ। ये सुनकर फैंग को गुस्सा आ जाता है। फैंग बोलता है साले सिस्टम तुम बाढ़ में जा, तेरे से बात ही करना बेकार है। और फिर फैंग उस चिपकली से बात करने लग जाता है। फैंग उस चिपकली से बोलता है मैंने तुम्हारे उस मेंढक को यहाँ से भगाने में हेल्प किया है, इसलिए तुमने मुझे उस बीटल को गिफ्ट दिया था, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें दूसरों के सामने ग्रेटफुल कैसा होना है, ये इतना भी बुरा नहीं है। फैंग उस चिपकली के सिर को सहलाते हुए बोलता है ठीक है, अब से तुम जब भी खतरे में आओगे तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हर रोज का एक क्रिएचर मेरे पास लाना होगा ताकि मैं उसे खा सकूं। फैंग अपने मन में सोचता है मैं
यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ और मेरी जो वाइन है वो भी काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए अगर मुझे एक पार्टनर मिल जाता है तो मैं काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ। वो छिपकली फैंग को अजीब तरीके से देख रही होती है। फैंग उससे बोलता है मैं तुम्हें क्रीचर पकड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई का जल्दी से जल्दी लेवल अप होगा तो मैं तुम्हें उतना ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। आगे से वो छिपकली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। इसके बाद फैंग बोलता है चलो कोई बात नहीं है, बाय द वे आज के बाद मैं तुम्हें लिटिल येलो बोलूंगा। ये सुनकर आगे से लिटिल येलो अजीब से रिएक्शन देता है, तो ये देखकर फैंग गुस्से से बोलता है आखिर तुम इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहे हो, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया है। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग को एक और ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड में मिल जाता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको इस ट्रेजर चेस्ट में से एक बी रैंक का कैंग ईयर मिला है जो कि एक प्लांट जिन है जिसे आप अपने बीज के साथ में फ्यूज कर सकते हैं। क्या आप इसे अपने बीज के साथ में फ्यूज करना चाहती है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है लिटिल येलो तुम तो मेरे लिए काफी ज्यादा लकी हो, मुझे एक और प्लांट जिन मिल गया है। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम जल्दी से इस कैंग ईयर को मेरे बीज के साथ में फ्यूज कर दो। तो सिस्टम जल्दी से कैंग ईयर को फैंग के बीज के साथ में फ्यूज कर देता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, कैंग ईयर आपके बीज के साथ में फ्यूज हो गया है। आप इन कांटेदार कैंग ईयर को अपने अपोनेंट के ऊपर थूक सकते हैं और उनके ऊपर अटैक कर सकती है। ये सुनकर फैंग उदास हो जाता है। फैंग सिस्टम से बोलता है अबे साले सिस्टम अगर मैं इन कैंग ईयर को अपने मुंह से थूकूंगा तो मेरा गला नहीं कट जाएगा। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस आपको अपना मुंह थोड़ा सा ज्यादा फाड़ना है और अपने मुंह में से एक स्लोली सी आवाज निकालनी है। ऐसा करने से वो कैंग ईयर तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाएगा। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिस्टम की बात सुनकर फैंग अपने मुंह को फाड़ लेता है और वो अपनी जीभ को बाहर निकाल लेता है और फैंग अपने मुंह में से स्लोली सी आवाज निकालता है जिससे कि काफी सारे कैंग ईयर फैंग के मुंह से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इससे फैंग को खांसी आने लग जाती है। फैंग खांसते हुए सिस्टम से बोलता है सिस्टम इन कैंग ईयर से मेरा गला तो नहीं कट रहा है लेकिन इन कैंग ईयर से मेरे गले में काफी ज्यादा स्क्रैचेस लग रही है और उनसे मुझे दर्द हो रहा है। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर एक बड़ी पावर के लिए एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, आप अपने गले की चिंता मत करो, आप इन कैंग ईयर की पावर को एक बार ट्राई करके देखो। इसके बाद फैंग अपनी वाइन से अपने कैंग ईयर को उठाते हुए बोलता है ये दिखने में तो काफी ज्यादा शार्प लग रही है, कहीं से मेरी वाइन में दर्द तो नहीं होगा। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन से उस कैंग ईयर को उठा लेता है। फैंग बोलता है इससे मुझे दर्द नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैंने अपनी वाइन को अपग्रेड कर लिया है जिससे कि मेरी वाइन मोटी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। और तभी फैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। फैंग एक पत्ते को तोड़कर उसे लिटिल येलो को देते हुए बोलते हैं लिटिल येलो इस पत्ते को लो और वहां पर जाकर खड़े हो जाओ। तो लिटिल येलो भी कंफ्यूजन में उस पत्ते को ले लेता है। फैंग उससे बोलते हैं तुम अब यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हो, जल्दी से वहां पर जाकर खड़े हो जाओ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा। तो बेचारा लिटिल येलो भी उस पत्ते को लेकर फैंग से थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और उस पत्ते को ऊपर की तरफ कर लेता है। फैंग उससे बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही खड़े हो, बस ऐसे ही खड़े रहना, अब देखना मैं इस पत्ते को किस तरह से हिट करता हूँ। ये बोलकर फैंग अपने कैंग ईयर को अपने वाइन से बहुत ही स्पीड से घुमाता हुआ उस कैंग ईयर को लिटिल येलो की तरफ फेंक देता है। फैंग का कैंग ईयर सीधा लिटिल येलो के पास जाता है लेकिन वो उस पत्ते को हिट नहीं करता है, बल्कि इतने दिनों के बाद लिटिल येलो की पूंछ थी वो वापिस आ गई थी, वो सीधा वहां पर जाकर हिट करता है और उसकी पूंछ को फिर से काट देता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। लिटिल येलो फैंग को अजीब तरीके से देखता है जैसे कि वो उससे ये बोल रहा हो कि तुमसे तो एक निशाना भी नहीं लग रहा है। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग बोलता है तुम तो अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो, वो निशाना तो मेरा बस ऐसे ही चूक गया था। ये बोलकर फैंग अपने पास से काफी सारे कैंग ईयर निकालता है और उन सभी को अपनी वाइन से बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए लिटिल येलो की तरफ फेंक देता है। उनमें से एक कैंग ईयर एक पत्ती को जाकर हिट करता है और इसे देखकर लिटिल येलो अजीब सा रिएक्शन देता है क्योंकि फैंग के सभी कैंग ईयर पीछे झाड़ियों वाली पत्ती से जाकर लगे होते हैं। लिटिल येलो ने जिस पत्ती को पकड़ के रखा होता है उसे एक भी हिट नहीं होता। फैंग बोलता है चलो कोई बात नहीं, टाइम के साथ मैं प्रैक्टिस करके मैं इस चीज में इम्प्रूव कर लूंगा। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल येलो अपनी जीभ से कीड़े को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है और फिर वो एक पेड़ के पास जाता है और वो उस पेड़ के नीचे खोद कर एक कटोरे में पानी भर लेता है। और अब ये भी मत पूछना आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है, भाई राइटर है यार, कुछ भी कभी भी निकाल देता है, मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं। फैंग बोलता है मैं एक पौधा बन चुका हूँ, इसके बाद भी मुझे भूख क्यों लगती है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, लिटिल येलो अभी तक क्यों नहीं आया है। और उसी टाइम वहाँ पर लिटिल येलो भी आ जाता है। लिटिल येलो फैंग के लिए पानी लेकर आया होता है। लिटिल येलो फैंग को वो पानी दे देता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है लिटिल येलो तो बहुत जल्दी स्मार्ट हो रहा है, इसे अब पता है कि पानी के लिए कटोरे का यूज किया जाता है। और साथ ही फैंग याद करता है कि पिछली बार लिटिल येलो अपने मुंह में पानी भरकर लाया था और फिर लिटिल येलो अपने मुंह में से काफी सारे कीड़े निकालता है। उनको देखकर फैंग लिटिल
येलो से बोलता है, लिटिल येलो अगली बार जब तुम मेरे लिए कीड़े लेकर आओ तो प्लीज उनके लिए भी कोई बर्तन का यूज कर लेना। इसके बाद फैंग उन कीड़ों को खाते हुए लिटिल येलो से बोलते हैं, तो फिर ठीक है लिटिल येलो, चलो आज की शूटिंग की प्रैक्टिस करती है। तभी सिस्टम फैंग से बोलता है, आपने एक जिंदा क्रिएचर को खाया इसलिए आपको एक ट्रेजर चेस्ट बॉक्स हासिल हुआ है। इसको खोलने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। क्या आप इसे खोलना चाहती है? फैंग सिस्टम से बोलते हैं, नहीं मैं इसे अभी नहीं खोलना चाहता, मैं इसे बाद में ओपन करूंगा। फैंग बोलता है, अब ये जगह बंजर होती जा रही है, मुझे और ज्यादा ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग आराम से पानी पी रहा होता है। फैंग बोलता है, अगर मुझे कोई इस तरह से खाए और पिलाए ये जिंदगी कितनी ज्यादा आरामदायक है, मैं ऐसी जिंदगी को जीना चाहता था। और साथ ही फैंग अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो काफी सारे कैंगीर को लिटिल येलो की तरफ फेंकता है, लेकिन हमेशा की तरह एक भी कैंगीर पति को हिट नहीं करता है। और फिर फैंग उन कीड़ों को खाने लग जाता है। फैंग बोलता है, मैं फिर से मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। ये बोलकर फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो मैंने जितने भी कैंगीर को थ्रो किए उन सभी को इकट्ठा करके वापस से मेरे पास लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर मैं अपने मुंह से नए कैंगीर निकालता हूँ तो साला मेरे मुंह में दर्द होता है। और तभी हम देखते हैं कि उन झाड़ियों के पीछे से वो मेंढक छुपकर उन लोगों को देख रहा होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद लिटिल येलो जैसे उन कैंगीर को इकट्ठा करने के लिए जाता है तो वो मेंढक लिटिल येलो के पीछे आ जाता है। वो मेंढक अपनी जीभ को बाहर की तरफ निकाल कर लिटिल येलो को अपनी जीभ में लपेट लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे जिंदा निगल जाता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हम लिटिल येलो को देखते हैं। लिटिल येलो उस मेंढक के गले में होता है। लिटिल येलो के हाथ में जो कैंगीर होता है वो उस मेंढक के गले में चुबा देता है, जिससे कि उस मेंढक को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है और लिटिल येलो को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। फैंग बोलता, आखिर उस मेंढक ने लिटिल येलो को अपने मुंह से बाहर क्यों निकाल दिया है? क्या उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया है? और तभी फैंग को कुछ याद आता है। फैंग बोलता है, मैं समझ गया, ऐसा इसलिए क्योंकि लिटिल येलो के हाथ में मेरे कैंग ईयर हैं। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो जल्दी से मेरे कैंग ईयर के साथ में जल्दी से मेरे पास आ जाओ। फैंग की बात सुनकर लिटिल येलो फैंग के कैंग ईयर को उठाकर फैंग के पास आने लग जाता है। लिटिल येलो को फैंग के पास आता हुआ देखकर वो मेंढक भी देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिटिल येलो को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर फैंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग बोलता है, तुम फिर से यहाँ पर आने की हिम्मत करे, उस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर फैंग अपनी लाइटनिंग चाबुक स्किल का यूज करते हुए अपनी दोनों वाइन से उस मेंढक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मेंढक फैंग के अटैक को डॉज कर लेता है। अपने दोनों पैरों से फैंग की वाइन को अपने पैरों के नीचे दबा लेता है और एक बार फिर से वो फैंग को पकड़ने के लिए अपनी जीभ से फैंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस बार फैंग ने काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया, इसलिए उसकी वाइन है वो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए उस मेंढक की जीभ फैंग तक पहुंचती नहीं है, उसकी जीभ छोटी रह जाती है। ये देखकर वो मेंढक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग हंसते हुए बोलते हैं, तुम दोबारा से मुझ पर वही मूव का यूज करना चाहते हो? क्या तुमने मेरे चेंजेस को नोटिस नहीं किया है? मेरी वाइन है वो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। ये बोलकर फैंग उस मेंढक के दोनों पैरों को अपनी वाइन से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे आसमान में उठाकर उसे बहुत ही स्पीड से जमीन पर मारता है। फैंग एक बार फिर से उस मेंढक को आसमान में उठा लेता है और फैंग ने एक जगह पर अपने काफी सारे कैंग ईयर को इकट्ठा करके रखी होती है। फैंग उस मेंढक को बहुत ही स्पीड से घुमाते उन कैंग ईयर के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो बेचारा मेंढक वहीं पर मर जाता है। लेकिन बेचारे लिटिल येलो के लिए उसका काम बढ़ जाता है, क्योंकि उसको फिर से इन सभी कैंग ईयर को इकट्ठा करके रखना होगा। फैंग बोलता, अब ये मेंढक दोबारा से कभी नहीं आएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस मेंढक को मार दिया है और मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कैंग ईयर का यूज करके किसी को मार सकता हूँ, वरना मैं इससे जिंदा तो निकल नहीं सकता था। फैंग लिटिल येलो के सामने एक मांस का टुकड़ा फेंकते हुए बोलता है, लिटिल येलो चलो साथ में मिलकर पार्टी करती है। लिटिल येलो जैसे उस मांस के टुकड़े को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो भागकर उस मांस के टुकड़े को उठा लेता है और फिर फैंग भी उस मेंढक को खाने लग जाता है। फैंग बोलता है, अगर मैं इस बुल फ्रॉग को खाता हूँ तो क्या इसे खाने से मुझे सिस्टम ट्रेजर बॉक्स रिवॉर्ड में देगा? क्योंकि पहले जब मैंने लिटिल येलो की पूंछ खाई थी तो मुझे कोई भी ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड में नहीं मिला था। फैंग जैसे उस मेंढक के कुछ मांस को खाता है तो सिस्टम फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको 2 ट्रेजर बॉक्स रिवॉर्ड में मिली है। इनको खोलने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। ये देखकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलते हैं, मुझे सच में ट्रेजर बॉक्स मिली है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 मिली है। लेकिन जब मैंने पिछली बार लिटिल येलो की पूंछ खाई थी तब मुझे ट्रेजर बॉक्स क्यों नहीं मिला? लेकिन इस बार मैंने इस मेंढक का थोड़ा सी मांस खाया और मुझे 2 ट्रेजर बॉक्स मिल गई है। सिस्टम फैंग से बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेंढक को तुमने खुद अपने हाथों से मारकर खाया, इसलिए तुम्हें ट्रेजर बॉक्स मिली है। और जो छोटे क्रिएचर होते हैं जिनको आप डायरेक्ट निगल सकते हैं उनमें 100% संभावना होती है कि आपको ट्रेजर बॉक्स मिलेगा। लेकिन जो बड़े क्रिएचर होते हैं जिनको चबाकर खाना पड़ता है उनमें सिर्फ एक ही ट्रेजर बॉक्स मिलने की संभावना होती
होती है। लेकिन ये सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब है, अगर तुम अपना पेट भरकर भी खा लोगे, इसके बाद भी तुम्हें सिर्फ एक ही ट्रेजर बॉक्स मिलेगा। और तभी सिस्टम पर एक और मैसेज आता है। सिस्टम फैंग से बोलता है, होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक और ट्रेजर बॉक्स मिला है। इसको खोलने के लिए आपको 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। ये देखकर फैंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग सिस्टम से बोलता है, इसका मतलब मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने इस मेंढक का बस थोड़ा सा ही मांस खाया और मुझे 3 ट्रेजर बॉक्स मिल गया है। और फिर फैंग और लिटिल येलो पेट भरकर उस मेंढक को खा लेते हैं। फैंग बोलता है, मेरा पेट भर चुका, मैं और ज्यादा नहीं खा सकता। फैंग सिस्टम से बोलता है, सिस्टम साले तेरी माँ की आंख, लगता है कि तू मेरे साथ ये जानबूझ के कर रहा है। मैंने अपना पेट भरकर उस मेंढक को खा लिया, इसके बाद भी तूने मुझे एक भी ट्रेजर बॉक्स नहीं दिया है। सिस्टम फैंग से बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। क्या तुम अपने ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहते हो? तो फैंग बोलता है, नहीं, मैं अपने ट्रेजर बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहता। मुझे फिलहाल के लिए तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो मेंढक अभी भी बहुत सारा बच्चा है, मुझे उसको खाना है। क्योंकि अगर हम इस बड़े से मेंढक का अभी निपटारा नहीं करते तो इस मेंढक को खाने के लिए यहाँ पर और भी बड़े बड़े क्रिएचर आ सकती है, जो कि बाद में मुझे बहुत ही आसानी से मार सकती है। और तभी फैंग को एक आइडिया आता है। फैंग बोलता है, मैं इस मेंढक को जमीन में गाड़ दूंगा और इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदल दूंगा। फैंग याद करता है कि किस तरह से उसकी मॉम एक मरी हुई मछली को एक फ्रूट वाले ट्री के नीचे दबा देती थी। फैंग अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आखिर तुम एक मरी हुई मछली को इस फ्रूट वाले पौधे के नीचे क्यों दबा रही हो? फैंग की मॉम फैंग को बताती है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो इस मछली की बॉडी को खाद में बदल देंगे और ये पेड़ उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि ये पेड़ और भी ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। इसके जो फ्रूट है वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएंगे। फैंग बोलते हैं, मैं अपने वाइन का यूज करके मिट्टी को नहीं खोद सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइन के अंदर मिट्टी खोदने वाले टूल्स को लपेट कर उनसे मिट्टी खोद सकता हूँ, इसलिए मुझे मिट्टी खोदने वाले टूल्स को ढूंढना होगा। मुझे यहाँ पर सूटेबल टूल्स कहाँ से मिलेंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर फावड़ा कुंदाली जैसी कोई भी चीज मिलेगी। फैंग अपनी वाइन से कुछ सेब बनाते हुए लिटिल येलो को दिखाते हुए उससे बोलता है, लिटिल येलो तुम्हें फ्लैट पत्थर और बड़ी बड़ी शाखाओं को मेरे लिए ढूंढना होगा। लेकिन ये सब कुछ लिटिल येलो को घंटा भी समझ में नहीं आता है, लेकिन लिटिल येलो उन सब चीजों को ढूंढने के लिए वहाँ से चल पड़ता है। फैंग बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसे समझ में आया भी है या फिर नहीं। और फिर कुछ टाइम के बाद लिटिल येलो कुछ ब्रांचेस और एक पत्थर उठाकर लाता है, वो उसे फैंग के सामने लाकर रख देता है। फैंग उन ब्रांचेस को तोड़ते हुए लिटिल येलो से बोलता है, मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी शाखाएं लाने के लिए बोला था, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, देखो ये तो मेरे सिर्फ एक ही अटैक से टूट जा रही है। और फिर फैंग उस पत्थर को उठाकर तोड़ देता है और लिटिल येलो से बोलता है, देखो ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि ये तो मिट्टी है, मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग और फ्लैट स्टोन लाने के लिए बोला था। तो ये सुनकर लिटिल येलो भी उदास हो जाता है, वो हाँ भरकर वापस उन सब चीजों को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद लिटिल येलो काफी सारी चीजें लेकर आता है। वो पहले घास का टुकड़ा लेकर आता है, फिर वो टट्टी उठा लाता है और फिर वो एक पेड़ का तना उठा लेता है। फैंग उससे बोलता है, छोटे दोस्त मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी ब्रांचेस मांगी थी, मैंने तुम्हें पेड़ का तना लाने के लिए नहीं बोला था। आखिर तुमने इतने बड़े पेड़ के तने को उठा कैसे लिया? लगता है कि मैंने तुम्हारे इंटेलिजेंट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। इसके बाद कुछ टाइम के बाद लिटिल येलो एक टूटे हुए तीर और एक हड्डी को उठाकर लाता है, जिसे देखकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग उस टूटे हुए तीर को उठाकर बोलता है, ये तो एक टूटा हुआ तीर है जिसमें जंग लगी हुई है, लेकिन ये मेरे काम आ सकता है। लेकिन ये तीर आया कहाँ से है? क्या इस आइलैंड के ऊपर भी इंसान है या फिर कोई क्रिएचर है जो उन टूल्स का यूज करता है? और फिर फैंग उस हड्डी के टुकड़े को भी उठा लेता है। फैंग बोलता है, मैं इन दोनों का यूज अपने वेपन के रूप में भी कर सकता हूँ। अगली बार अगर यहाँ पर कोई क्रिएचर आता है या फिर कोई दूसरा मेंढक आता है तो मैं अपने इन वेपन का यूज करके उसके पेट के ऊपर अटैक करूंगा, उसके पेट को फाड़ कर उसे वहीं पर मार दूंगा। और फिर फैंग उस हड्डी के टुकड़े को लिटिल येलो की तरफ फेंक देता है और उससे बोलता है, इस बार तुम जिन चीजों को लेकर आए हो वो इतनी भी बुरी नहीं, अब इस हड्डी के टुकड़े को लो और मेरे साथ जमीन खोदने में मेरी मदद करो। और फिर वो दोनों अपने अपने टूल्स का यूज करते हुए जमीन को खोदने लग जाते हैं, लेकिन लिटिल येलो को तो उस टूल का यूज करना ही नहीं आता है, इसलिए फैंग जमीन खोदते हुए लिटिल येलो को इसके बारे में सिखा भी रहा होता है। इसके बाद कुछ टाइम की मेहनत के बाद वो लोग जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद लेते हैं। फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं, लिटिल येलो जल्दी से उस मेंढक की बॉडी को यहाँ पर खींच कर लाओ और इस गड्ढे के अंदर डाल दो। फैंग की बात सुनकर लिटिल येलो उस मेंढक की बॉडी को अपने मुंह से खींचकर उस गड्ढे के पास लेकर आ जाता है और उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और फिर वो लोग उस मेंढक को नीचे जमीन में दबा देते हैं। फैंग बोलता है, अब यहाँ से खून की स्मेल नहीं आ रही है, जिससे कि यहाँ पर बड़े क्रिएचर नहीं आएंगे। बाद में मुझे आखिर खून की स्मेल क्यों आ रही है? क्या फ्लावर को भी स्मेल आती है? इसके बाद फैंग उस मेंढक की बॉडी को दबाने के बाद उसमें से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, लेकिन फैंग को उतनी एवोल्यूशन पॉइंट मिलती हैं जितने कि उसको पहले मिलते थे। फैंग बोलता है, अभी भी कुछ भी नहीं बदला है, लगता है कि सूक्ष्म जीवों को उस मेंढक की बॉडी को खाद में बदलने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तभी फैंग उन ट्रेजर बॉक्स के बारे में याद आता है। फैंग बोलता है, मुझे जो ट्रेजर
ट्रेजर बॉक्स मिले थे, मैंने अभी तक उनको ओपन नहीं किया है। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम मैं अपने ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहता हूँ। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर आपके पास में 3 ट्रेजर बॉक्स हैं, आप पहले किसे ओपन करना चाहती हैं। फैंग लिटिल येलो से बोलता है लिटिल येलो हमारे पास 3 ट्रेजर बॉक्स हैं, हमें इनमें से किसे खोलना चाहिए, बस तुम एक नंबर बोलो। तो लिटिल येलो 2 बोल देता है। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम मैं दूसरे वाले ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना चाहता हूँ। तो सिस्टम 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज करके उस दूसरे ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको इस ट्रेजर बॉक्स में से एक बी रैंक का प्लांट थॉर्न का जीन मिला है, क्या आप इसे अपने तने के साथ में फ्यूज करना चाहती हैं। ये देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है लिटिल येलो तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। फैंग सिस्टम से बोलता है सिस्टम मैं इसे अपने तने के साथ में फ्यूज करना चाहता हूँ। तो सिस्टम अपनी पावर का यूज करके थॉर्न जीन को फैंग के साथ में फ्यूज कर देता है, जिससे कि फैंग की जो वाइन होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उनमें कांटे भी आ जाती है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, जो थॉर्न जीन है वो तुम्हारे तने के साथ में फ्यूज हो गया है, जिससे कि तुम्हारी वाइन और भी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तुम्हारी वाइन के ऊपर कांटे भी आ जाएंगे, इससे तुम अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करके उनको मार भी सकती हो। फैंग अपने कांटों वाली वाइन को देखकर खुश हो जाता है। फैंग बोलता है अब लग रहा है ये लाइटनिंग चाबुक। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन से एक छोटा सा अटैक करके देखता है। फैंग बोलता है इसकी अटैक की पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अगर मेरा एक डायरेक्ट हिट उस मेंढक को लग जाता है तो मेरा एक अटैक उस मेंढक को घायल करने के लिए काफी है। और फिर फैंग लिटिल येलो से बोलता है लिटिल येलो मेरे पास 2 और ट्रेजर बॉक्स बचे हुए, मुझे बताओ मुझे इनमें से कौन सा ओपन करना चाहिए, पहला वाला या फिर तीसरा वाला। तो लिटिल येलो तीसरा वाला बोल देता है। इसके बाद फैंग अपने तीसरे और पहले ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है, लेकिन उन दोनों में से उसे 20-20 हजार एवोल्यूशन पॉइंट मिलती हैं। ये देखकर फैंग उदास हो जाता है। फैंग बोलता है मेरे पास 3 ट्रेजर बॉक्स थे और 33% संभावना थी कि उनमें से कुछ निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे सिर्फ एक ही प्लांट का जीन मिला है। लेकिन कुछ भी हो लिटिल येलो की किस्मत अभी भी मेरे से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने 10 ट्रेजर बॉक्स को ओपन किया था, उनमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला था। अब मेरे पास कैंगी और कांटेदार बेले और एक टूटा हुआ तीर और एक हड्डी का टुकड़ा है, जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मुझे ऐसे ही सीक्रेटली इवॉल्व होते रहना होगा। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग लिटिल येलो से बोलता है लिटिल येलो जल्दी से भागो, क्योंकि हम देखते हैं लिटिल येलो के पीछे एक और बड़ा सा मेंढक लगा होता है। फैंग जल्दी से अपने कांटे वाली वाइन का यूज करते हुए उस मेंढक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपनी वाइन में लपेट लेता है और उसे आसमान में उठाकर उसे जोर से जमीन पर मारता है, उस मेंढक को भी मार देता है। और फिर फैंग उस मेंढक के मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है और लिटिल येलो से बोलता है लिटिल येलो चलो ये खाने का टाइम है, और वो दोनों मिलकर उस मेंढक की बॉडी को खाने लग जाती हैं। और तभी सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको 3 ट्रेजर बॉक्स मिली हैं, इनको खोलने के लिए आपको 30,000 एवोल्यूशन पॉइंट की जरूरत है। ये देखकर फैंग खुश हो जाता है। फैंग बोलता है चलो मैं अपनी किस्मत को आजमा कर देखता हूँ, मुझे और ज्यादा ट्रेजर बॉक्स मिलते हैं या फिर नहीं। ये बोलकर फैंग उस मेंढक के मांस को दबाकर खाता है और हम देखते हैं कि फैंग को 2 और ट्रेजर बॉक्स मिल जाती हैं। फैंग बोलते हैं मुझे इस पर 5 ट्रेजर बॉक्स मिले हैं, चलो इस बीच वाले को ओपन करती हैं। तो सिस्टम जल्दी से उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर देता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक बी रैंक के प्लांट का स्वीट पोटैटो जीन मिला है, आप इसे अपनी जड़ों के साथ में फ्यूज कर सकते हैं, क्या आप इसे फ्यूज करना चाहती हैं। फैंग हैरानी से बोलते हैं एक स्वीट पोटैटो को मैं अपनी जड़ों के साथ में फ्यूज कर लेता हूँ, इससे मुझे क्या फायदा होगा। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर बचे हुए खाने को जमीन में गाड़ कर उससे खाद बनाने इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है और ये बहुत ज्यादा खराब भी है। जब आप स्वीट पोटैटो को अपनी जड़ों के साथ में फ्यूज कर लेंगे तो आप किसी भी खाने को अपनी लकड़ी की जड़ों के अंदर स्टोर करके उसे पोषक तत्वों में बदल सकती है। फैंग सिस्टम से पूछता आखिर इससे क्या होगा। सिस्टम फैंग को बताता है जब तुम अपनी लकड़ी की जड़ों के अंदर पोषक तत्वों को स्टोर कर लोगे और जब तुम्हारे पास पानी या फिर किसी पोषक तत्व की कमी आ जाएगी तब वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और इसकी सबसे जरूरी बात यह है कि ये तुम्हारी चोटों को जल्दी से जल्दी हील कर सकता है। ये सुनकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फैंग बोलता है तो क्या ये मेरी चोटों को ठीक कर सकता है, वो भी जल्दी से जल्दी। फैंग अपनी चमकती हुई आंखों से सिस्टम से बोलता है सिस्टम जल्दी से स्वीट पोटैटो को मेरी जड़ों के साथ में फ्यूज कर दो। तो सिस्टम जल्दी से स्वीट पोटैटो को फैंग की जड़ों के साथ में फ्यूज कर देता है। सिस्टम फैंग से बोलता है होस्ट को बहुत ज्यादा बधाई हो, स्वीट पोटैटो तुम्हारी जड़ों के साथ में फ्यूज हो गया है, इसका यूज करके तुम अपने खाने को पोषक तत्वों में बदलकर अपनी लकड़ी की जड़ों के अंदर स्टोर कर सकती हो। फैंग बोलता है मुझे तो कोई भी चेंजेस फील नहीं हो रहा है। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर अगर आप इस मेंढक को नहीं खा सकती है तो आप अपने माइंड का यूज करके अपनी जड़ों को कंट्रोल करके अपने फूड को स्टोर कर सकती हैं। ये सुनकर फैंग अपनी जड़ों को कंट्रोल करने का ट्राई करने लग जाता है। वो अपने मन में बोलता है मुझे अपने फूड को स्टोर करना है, मुझे अपने फूड को स्टोर करना है। और तभी फैंग की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से बाहर आने लग जाती हैं। फैंग
फैंग बोलता है मैं फील कर सकता हूँ, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ रही हैं। फैंग की जड़ें जमीन से बाहर आकर उस मेंढक के साथ लिपट जाती हैं और उसे जमीन के अंदर अपनी जड़ों के अंदर स्टोर कर लेती हैं। फैंग खुश होकर बोलते हैं मुझे फील हो रहा है कि मेरी जड़ों ने उस खाने को स्टोर कर लिया है और वो उसको तेजी से पोषक तत्वों में बदल रहा है। ये तो काफी अच्छा है, अब से मेरे बचे हुए खाने को मुझे खड्डा खोदकर जमीन में दफनाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही मेरा बचा हुआ खाना दूसरे बड़े क्रिएचर को मेरी तरफ अट्रैक्टिव करेगा। सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर जैसे जैसे फ्यूचर में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप अपनी जड़ों के ऊपर और भी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग एक बड़े से स्नेक के साथ में फाइट कर रहा होता है। फैंग अपनी कांटेदार वाइन को स्नेक की बॉडी से लपेट लेता है और उसे जोर से नीचे जमीन में गाड़ देता है और तभी वहाँ पर लिटिल येलो आता है। वो अपने हड्डी के टुकड़े को सांप की बॉडी में चुबा देता है और फिर कुछ टाइम फाइट के बाद वो दोनों मिलकर उस सांप को मार देती हैं। फैंग लिटिल येलो से बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने उसके वीक पॉइंट पर अटैक किया, तुम काफी जल्दी सीख रही हो। हालांकि वो सांप जहरीला था लेकिन मुझे लगता है कि उस सांप के जहर का असर मुझ पर नहीं होता है। और साथ ही फैंग अपनी वाइन को देख रहा होता है जो कि घायल हो गई होती है। तो फैंग ने अपनी जड़ों के अंदर जिस पोषक तत्व को स्टोर किया होता है फैंग उसका यूज करके अपने वाइन को पूरी तरह से ठीक कर लेता है। और फिर फैंग और लिटिल फ्लावर दोनों खुश होकर बोलते हैं अब खाने का टाइम है। और तभी वहाँ पर बारिश भी आ जाती है और साथ ही हम देखते हैं कि स्नेक को खाने के बाद फैंग को 4 और ट्रेजर बॉक्स मिली होती है। फैंग जल्दी से अपनी वाइन को इकट्ठा करके उसका एक जाल बना लेता है और उसे अपने ऊपर कर लेता है जिससे कि बारिश का पानी उन दोनों के ऊपर नहीं गिरता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है मैंने तो अपना खाना खा लिया लेकिन तुम अभी भी अपना खाना खा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं बारिश का पानी तुम पर नहीं गिरने दूंगा। ये देखकर लिटिल येलो भी खुश हो जाता है। लिटिल येलो अपना खाना खाने के बाद वहीं पर सो जाता है। फैंग बोलता है मुझे ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई है, यहाँ पर मुझे बस खाना पीना और मेरे पास एक छोटा सा क्यूट पेट भी है, बस यहाँ पर जीएफ की कमी है। और तभी सिस्टम फैंग से बोलता है मास्टर मुझ जैसी लड़की की आपकी जीएफ नहीं बन सकती है। फैंग जल्दी से उसके मुंह पर एक कैंगियर मारता है और उससे बोलता है अबे साले यहाँ से चला जा, पता है तू लड़की है कि लड़का है। और फिर फैंग सोचने लग जाता है फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ एक प्लांट हूँ, तो क्या मुझे एक प्लांट जीएफ ढूंढनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। फैंग बोलता है टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है, इस बीच मैंने खुद को एक कांटे वाली वाइन के साथ में फ्यूज किया है और मुझे 3 जरूरी जड़ें भी मिली है। फैंग बोलता है लिटिल येलो अभी तक शिकार करके वापिस ही नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा बोर और तभी फैंग के पीछे कोई आ जाता है। उसे देखकर फैंग बोलते हैं क्या ये लिटिल येलो है, लेकिन जैसे ही वो बंदा वहाँ से बाहर आता है तो उसे देखकर फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फैंग हैरानी से बोलता है ये तो एक इंसान है, क्या इस दुनिया में भी इंसान होती है, फाइनली मैं कैसे न कैसे करके एक इंसान से तो मिल गया। ये बोलकर फैंग जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी फैंग खुद को देखते हुए बोलता है लेकिन एक सेकंड, अब मैं सिर्फ एक बड़े मुंह वाला प्लांट हूँ, मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो चलो मैं उनका वेलकम करता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान था तो मैं उनके साथ में बात कर सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में उनसे पूछ सकता हूँ। और तभी वो बंदा एक प्लांट की तरफ देखते हुए बोलता है देखो यहाँ पर तो एक और प्लांट है, और वो उस प्लांट के पास बैठ जाता है। फैंग बोलता है मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटा हो गया हूँ इसलिए मेरी आवाज भी कम हो गई है। और वो बंदा वहाँ पर बैठकर आखिर क्या कर रहा है। और तभी वो बंदा उस प्लांट को जड़ों से उखाड़ लेता है और बोलता है मुझे ये उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा वैल्यूबल जड़ी बूटी मिल जाएगी। ये देखकर फैंग की तो फटके 4 हो जाती है। फैंग बोलता है ये इंसान तो यहाँ पर जड़ी बूटी को इकट्ठा करने के लिए आया है। वो बंदा वहाँ से एक और प्लांट को उखाड़ लेता है और उसे देखकर बोलता है ये तो इमोर्टल फ्लावर है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर है। ये सब कुछ देखकर फैंग की तो फटके 4 हो जाती है। फैंग बोलता है मैं भी एक फ्लावर हूँ, कहीं ये मुझे भी उखाड़ कर कहीं दवाई के लिए यूज तो नहीं कर लेगा। वो बंदा बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर और भी ज्यादा रेयर जड़ी बूटियां होंगी। ये बोलकर वो उस पहले वाले प्लांट को अपने बैग के अंदर डाल लेता है। फैंग बोलता है ये तो मेरी तरफ देख रहा है, प्लीज यहाँ पर मत आना। और तभी वो बंदा फैंग की तरफ देख लेता है। वो बोलता है देखो यहाँ पर तो एक और फ्लावर है, लेकिन मुझे इस फ्लावर के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। ये बोलकर वो अपनी बुक में उस फ्लावर के बारे में देखने लग जाता है। वो बंदा बोलता है इस बुक में भी इस फ्लावर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये बोलकर वो बंदा खुश हो जाता है। वो बंदा बोलता है मुझे लगता है कि मैंने कोई नई जड़ी बूटी को खोज लिया है, जल्दी से मैं इसे खोद लेता हूँ और फिर मैं इस पे रिसर्च करूंगा, शायद मुझे कुछ नया मिल जाए। ये बोलकर वो बंदा फैंग को खोदने के लिए फैंग के पास आने लग जाता है। फैंग अपने मन में सोचता है मेरे पास मत आना, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। ये बोलकर फैंग अपने कांटे वाली वाइन से उस बंदे के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उस बंदे को दर्द होता है। वो बंदा बोलता है इस अजीब से फूल के अंदर तो बहुत सारे कांटे हैं, मुझे इसे ध्यान से उखाड़ना होगा वरना इसके कांटे मुझे चुभ सकती है और मुझे अभी अभी किसी की हल्की सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है। ये बोलकर वो बंदा एक बार फिर
फिर से फैंग को उखाड़ने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ कर देता है। फैंग अपने मन में सोचता है इसका हाथ कितना ज्यादा बड़ा और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपनी पूरी पावर लगा के इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन इससे इस बंदे को थोड़ा सा ही दर्द हुआ और इस बंदे को ये लगा कि इसने गलती से मेरे कांटों को टच कर लिया। ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इस बंदे के सामने बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। वो बंदा जैसे ही फैंग को उखाड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। वो पहले वाला बंदा उस दूसरे बंदे से बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी वापिस आ गए? उस दूसरे बंदे के हाथ में एक बहुत बड़ा एग होता है। ये देखकर वो पहले वाला बंदा उस दूसरे बंदे से बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, तुम्हें जो चाहिए था वो उतनी जल्दी मिल गया। वो दूसरा बंदा वहाँ से भागते हुए बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो, इस अंडे की जो मदर ड्रैगन है वो इसी तरफ आ रही है। जब मैं उसके एग को चोरी कर रहा था तब उसने मुझे देख लिया था। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसी टाइम वो मदर ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाती है। वो मदर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो सीधा उन दोनों बंदों की तरफ जाने लग जाती है। वो दूसरा बंदा बोलता है, मदर ड्रैगन यहाँ पर आ गई है, जल्दी से यहाँ से भागो। वो पहला वाला बंदा बोलता है, लेकिन 1 मिनट रुको, पहले मैं इस अजीब से फ्लावर को उखाड़ लेता हूँ। ये सुनकर फैंग गुस्से से अपने मन में सोचता है, इन दोनों कमीनों के पीछे एक ड्रैगन लगा हुआ है, फिर भी ये मुझे उखाड़ने के बारे में सोच रहा है। वो दूसरा बंदा उस पहले वाले बंदे से बोलता, आखिर तुम किस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हो? हमारे पीछे एक ड्रैगन लगा हुआ है, अगर हम अभी यहाँ से नहीं भागते हैं तो वो मदर ड्रैगन हमें कच्चा खा जाएगी। क्या वो फ्लावर तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा जरूरी है? वो पहले वाला बंदा बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं अभी के लिए इस फूल के बारे में भूल जाता हूँ, मेरी लाइफ इस फूल से ज्यादा जरूरी है, मैं बाद में आकर जरूर इस फ्लावर को उखाड़ कर जाऊंगा। ये सुनकर फैंग गुस्से से बोलता है, ये कमीना अभी भी मुझे उखाड़ने के बारे में सोच रहा है, मैं इन कमीनों को जिंदा यहाँ से नहीं जाने दे सकता। अगर ये आज यहाँ से जिंदा चले गए तो ये फ्यूचर में जरूर मुझे उखाड़ने के लिए वापिस आएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो मदर ड्रैगन भी लोगों के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। फैंग अपनी वाइन का यूज करते हुए बोलता है, मैं इन कमीनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये दोबारा से यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। ये बोलकर फैंग अपनी दोनों वाइन का यूज करते हुए उन दोनों बंदों के पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों बंदे भी हैरान हो जाती है। वो दोनों बंदे भाग रहे होते हैं, इसलिए फैंग को भी इसका एक जोरदार झटका लगता है और उसकी काफी ज्यादा जड़ें जमीन से बाहर आ जाती है। फैंग बोलता है, कमीने जल्दी से नीचे गिर जाओ, और तभी वो दोनों बंदे भी नीचे जमीन पर गिर जाती है और वो एग उस दूसरे बंदे के हाथ से छूटकर झाड़ियों के अंदर चला जाता है। वो मदर ड्रैगन भी फ्लाई करते हुए उन लोगों के ऊपर आ जाती है। वो पहले वाला बंदा बोलता है, मुझे अभी अभी लगा किसी ने हमारे पैरों को पकड़ लिया था। वो दूसरा बंदा बोलता, आखिर मेरे ड्रैगन का एग कहाँ पर चला गया है? और तभी वो पहला वाला बंदा अपने ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो वो मदर ड्रैगन तो ठीक हमारे ऊपर आ गई है। मदर ड्रैगन अपने दोनों पंजों को आगे की तरफ करके उन दोनों बंदों को पकड़ लेती है। वो मदर ड्रैगन जैसे उन दोनों बंदों को पकड़ती है तो वो दूसरा वाला बंदा जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस मदर ड्रैगन के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उस मदर ड्रैगन को दर्द होता है। वो उन दोनों बंदों को नीचे की तरफ फेंक देती है, लेकिन इससे उस मदर ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते हुए अपने बड़े से मुंह को खोलकर उन दोनों बंदों के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं। फैंग पहाड़ियों के पीछे उन दोनों बंदों की चिल्लाने की आवाजें सुनता है। फैंग बोलता है, लगता है कि वो दोनों बंदे मर चुकी हैं, वो लोग मेरे कारण मरे, अगर मैं उन दोनों लोगों के पैरों को नहीं पकड़ता तो वो लोग बच सकते थे, लेकिन अगर वो लोग यहाँ से जिंदा चले जाते तो वो लोग वापस आकर मुझे खो देते और फिर वो लोग मुझे मार देते। इसलिए मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, मैंने बस खुद को जिंदा रखने के उन लोगों से फाइट किया है। और तभी फैंग को याद आता है कि उस मदर ड्रैगन का जो एग है वो उन झाड़ियों के अंदर चला गया है। फैंग बोलता है, अगर वो मदर ड्रैगन अपने एग को लेने के लिए यहाँ पर वापस आती है और उसने गलती से भी मुझ पर अपना पैर रख दिया, मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। और तभी वहाँ पर वो मदर ड्रैगन भी आ जाती है। वो मदर ड्रैगन बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते हुए फैंग के ऊपर से होकर चली जाती है। ये देखकर फैंग भी हैरान होता है, आखिर वो मदर ड्रैगन अपने एग को क्यों नहीं लेकर गई है। फैंग बोलता है, ये मदर ड्रैगन तो बस यहाँ से ऐसी ही चली गई है, क्या इसे अपना अंडा वापस नहीं चाहिए? फैंग चिल्ला के उस मदर ड्रैगन से बोलता है, अरे आंटी जी तुम्हारा बच्चा यहाँ पर है। लेकिन इससे मदर ड्रैगन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चली जाती है। फैंग बोलता है, ये मदर ड्रैगन तो बहुत ज्यादा केयरलेस है, लगता है कि ये पहली बार माँ बनी है, क्योंकि ये मदर ड्रैगन अपना एग यहीं पर छोड़कर चली गई है, इसने बस अपने एनिमीज को मारा है और ये खुद के ऊपर प्राउड फील करे कि इसने अपने एनिमीज को मार दिया है। और फिर फैंग उस एग को उठाकर अपने पास लाने के लिए अपनी वाइन का यूज करता है। फैंग बोलते हैं, मुझे उस एग को ध्यान से उठाना होगा वरना एग में छेद हो जाएगा, लेकिन वो एग फैंग से काफी ज्यादा दूर होता है, फैंग की वाइन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। फैंग बोलता है, ये एग तो मेरे से काफी ज्यादा दूर है, मेरी वाइन वहां तक नहीं पहुंच सकती है। और तभी वहां पर लिटिल येलो आ जाता है। उस एग को देखकर लिटिल येलो काफी ज्यादा हैरान होता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो ये जो बड़ा सा ड्रैगन का एग है इसे मेरी तरफ धकेलने का ट्राई करो। तो फैंग की बात सुनकर लिटिल येलो उस एग को फैंग की तरफ धकेलने लग जाता है। लिटिल येलो अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन
वो उस बड़े से एग को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाता और लिटिल येलो काफी ज्यादा थक जाता है। फैंग लिटिल येलो को अपने पास बुलाकर अपनी वाइन से कुछ सेब बनाते हुए लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो तुम्हें एक बड़ी सी ब्रांच और एक पत्थर को ढूंढ कर लाना होगा और उसे इस तरह से सेटअप करना होगा। मुझे पता है कि तुम्हें कम समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं करूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। इसके बाद लिटिल येलो एक बड़े से पत्थर को लाकर उस एग के पास रख देता है और एक बड़े से डंडे को उस एग के नीचे डालकर उस एग को फैंग की तरफ धकेलने का ट्राई करने लग जाता है। लिटिल येलो अपना पूरा जोर लगाकर उस लकड़ी को दबाता है जिससे कि वो एग थोड़ा सा फैंग की तरफ चला जाता है और लिटिल येलो सीधा जमीन से जाकर भिड़ता है। फैंग लिटिल येलो से बोलता है, लिटिल येलो तुमने काफी अच्छा काम किया है। ये बोलकर फैंग अपनी वाइन उस एग के साथ में लपेट कर उस एग को अपने पास ले आता है। फैंग बोलता है, हमें इस ड्रैगन के एग के साथ में क्या करना चाहिए, ये एग बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं इसे डायरेक्ट भी नहीं निकल सकता और अगर मैं इस ड्रैगन के एग को तोड़ता हूँ तो ये नीचे जमीन पर बिखर जाएगा और फिर भी मैं इसे नहीं खा पाऊंगा। फैंग गुस्से से बोलता है, मैं इस एग को जिंदा निगल नहीं सकता और ना ही मैं इस एग को तोड़ सकता हूँ और ये एग बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये जरूरी बड़े क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेगा। अगर वो यहाँ पर आ गए तो वो सभी लोग मुझे मार सकती है। क्या मुझे इस एग को अपनी जड़ों के अंदर स्टोर कर लेना चाहिए? लेकिन मुझे जो स्वीट पोटैटो मिला था, बाद में मुझे 2 और स्वीट पोटैटो मिल गए थे। मैंने उन सभी को अपने जड़ों के साथ में फ्यूज कर लिया था जिससे कि मैं अपने 3 जड़ों के अंदर खाने को स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले उन सभी में खाने को स्टोर करके रखा हुआ है तो वो पहले से ही पूरी तरह से भरे हुए हैं, मैं उनमें और कुछ भी नहीं डाल सकता। और तभी फैंग को एक आवाज सुनाई देती है। फैंग बोलता, आखिर ये टूटने की आवाज कैसी थी? और फैंग जैसे उस एग की तरफ देखता है तो उस एग के अंदर काफी सारे क्रैक आ जाती है। फैंग जोर से चिल्ला के बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, इस एग के अंदर तो काफी सारे क्रैक आ गए हैं। ये एग एक ड्रैगन का है तो इसके अंदर से एक ड्रैगन का बेबी निकल सकता है। और उसी टाइम वो ड्रैगन का अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी लड़की निकलती है। उसे देखकर फैंग बोलता, आखिर यहाँ पर चल क्या रहे, इस ड्रैगन के अंडे में से ये छोटी सी लड़की कैसे निकल सकती है? लेकिन छोड़ो, जब एक 7 फुट का लड़का एक छोटे से फूल में बदल सकता है तो एक ड्रैगन के एग में से एक लड़की भी निकल सकती है। और फिर फैंग उस ड्रैगन बेबी गर्ल को देखकर बोलता है, इसके सिर के ऊपर जो सींग है और जो पूंछ है वो दोनों ड्रैगन की होनी चाहिए, यानी कि ये छोटी सी बच्ची एक बेबी ड्रैगन गर्ल है। और तभी वो छोटी सी ड्रैगन लड़की अपने अंडे की शेल को देखती है और वो उसे बहुत ही स्पीड से खाने लग जाती है। ये देखकर फैंग उस ड्रैगन लड़की से बोलता है, छोटी लड़की तुम उस अंडे के शेल को नहीं खा सकते हो, ये खाने के लायक नहीं है। और तभी फैंग को कुछ याद आता है। फैंग अपने मन में बोलता है, हाँ मुझे याद आया, मैंने एक किताब में पढ़ा था जब एक ड्रैगन का बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद अपने शेल को खुद ही खा जाता है और फिर वो छोटी सी ड्रैगन लड़की अपने अंडे के सभी सेल को खा जाती है। लेकिन तभी वो अपने नीचे देखती है तो वहां पर भी उसके अंडे का एक छोटे से शेल का टुकड़ा होता है। वो जल्दी से उसे पकड़ती है और वो अपना पूरा जोर लगाकर वो उस अंडे के शेल को अपने नीचे से निकाल लेती है, लेकिन इससे वो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर फैंग बोलता है, लगता है कि ये छोटी सी लड़की थोड़ी सी पागल है। वो छोटी सी ड्रैगन लड़की जैसे नीचे गिरती है तो उसके अंडे का जो सेल होता है वो टूट जाता है। और तभी वो छोटी सी ड्रैगन लड़की फैंग को देख लेती है। वो फैंग को देखकर खुश हो जाती है और वो फैंग से बोलती है, मम्मी। ये सुनकर फैंग हैरानी से बोलते हैं, क्या उसने अभी अभी मुझे क्या बोला मम्मी? मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ। मैंने सुना था कि पक्षी के बच्चे पहले जिसे भी देखते हैं वो उसे अपनी मम्मी मान लेते हैं, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन के बच्चे भी ऐसी होती है। लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। वो छोटी सी ड्रैगन लड़की मम्मी मम्मी करते हुए फैंग के साथ में चिपक जाती है। फैंग उससे बोलता है, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ और तुम अपने साइज को देखो, तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो, ऐसे तो तुम मुझ पर चढ़ी रहोगे तो तुम मेरी कमर को तोड़ दोगी। और तभी फैंग की कुछ जड़ें उखड़ जाती हैं। फैंग बोलता है, बड़ी लड़की ऐसे तो तुम मुझे उखाड़ दोगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम मुझे कुछ भी बोल सकती हो, तुम मुझे मम्मी बोल सकती हो। फैंग जैसे ये बोलता है तो वो छोटी लड़की उसके बगल में बैठ जाती है। फैंग बोलता है, लगता है कि ये छोटी लड़की मेरी बातों को समझ सकती है। और तभी वो छोटी सी ड्रैगन लड़की लिटिल येलो को देख लेती है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है और वो बोलती है, डैडी डैडी। ये देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फैंग चिल्लाकर उस छोटी लड़की से बोलता, आखिर ये किस तरह का फैमिली ड्रामा है? वो तुम्हारा डैड नहीं है, वो बस लिटिल येलो और तुम्हारा डैड मैं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। ये सुनकर वो छोटी ड्रैगन लड़की कंफ्यूजन में फैंग की तरफ देखने लग जाती है और फिर वो लिटिल येलो की तरफ देखती है और उसे जोर से गले से लगाते हुए बोलती है, पूपी पूपी। फैंग बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा चालाक लड़की हो, मेरे बोलने के बाद ही तुमने अपनी टोन को चेंज कर लिया, अब बताओ मैं कौन हूँ? ये सुनकर वो छोटी ड्रैगन लड़की लिटिल येलो को नीचे रख देती है और वो फैंग के पास आकर बोलती है, मम्मी। ये सुनकर बेचारा फैंग और भी ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी उस छोटी ड्रैगन लड़की की नजर उस बर्तन पर पड़ती है जो कि लिटिल येलो लेकर आया था। उसके अंदर काफी सारे कीड़े होती है। वो उस बर्तन के पास जाकर उन सभी कीड़ों को खाने लग जाती है। फैंग चिल्ला के बोलता है, छोटी लड़की ये तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये मेरे लिए है। लेकिन वो छोटी ड्रैगन लड़की एक भी कीड़े को नहीं छोड़ती है, वो उन सभी को खा जाती है। फैंग बोलता है, ये लड़की
लड़की कितनी ज्यादा खराब है, इसने मेरे लिए एक कीड़े को भी नहीं छोड़ा, ये सभी कीड़ों को खा गई है। और तभी उस छोटी ड्रैगन लड़की को नींद आने लग जाती है। वो फैंग के पास आकर सो जाती है। उसे देखकर लिटिल येलो और फैंग खुश हो जाती है। फैंग बोलते हैं मुझे अचानक से अभी क्या हो गया था, मैं इसका डैड क्यों बन रहा था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो छोटी ड्रैगन लड़की उठ जाती है और वो उठते ही खाने के लिए रोने लग जाती है। फैंग उससे बोलता है अच्छी लड़की इस तरह से रो मत, तुम्हारा फादर लिटिल येलो खाना ढूंढने के लिए जा रहा है। फैंग लिटिल येलो से बोलते हैं लिटिल येलो क्या तुम हमारी छोटी लड़की के लिए खाना ढूंढ कर ला सकते हो। तो लिटिल येलो भी अपना हाँ में सिर हिलाता है और फिर लिटिल येलो वहाँ से खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ वो छोटी ड्रैगन लड़की को देखते हैं जो कि जोर जोर से रो रही होती है और फैंग उसे चुप करा रहा होता है। फैंग बोलता है ये डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, मेरे तो सिर घूम रहा है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद लिटिल येलो काफी सारे कीड़े लेकर आ जाता है और उसे उस छोटी लड़की के सामने रख देता है। तो वो छोटी ड्रैगन लड़की उन सभी कीड़ों को खाने लग जाती है। फैंग अपनी लाल टपकाते हुए बोलता है छोटी लड़की इन सभी कीड़ों को मत खाना, थोड़े बहुत अपने डैडी के लिए भी छोड़ देना। लेकिन वो छोटी ड्रैगन लड़की उन सभी कीड़ों को खा जाती है और फिर से रोने लग जाती है और बोलती है मुझे और भी ज्यादा भूख लगी है। फैंग बोलता है तुमने इतने सारे कीड़े तो खा लिए, इसके बाद भी तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है, यहाँ तक कि हम दोनों ने एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। लेकिन वो छोटी ड्रैगन लड़की और भी जोर जोर से रोने लग जाती है। तो बेचारा लिटिल येलो खाने को ढूंढने के लिए फिर से चल पड़ता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई लोग कमेंट में बताना आखिर ये वाली सीरीज कैसी है।